राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं। बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और वक्त हो चला है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज राष्ट्रवाद में बात करेंगे कि 2024 की लड़ाई मोदी के विकास मॉडल और भ्रष्टाचार के बीच क्या होने वाली। अपने केरल दौरे के पहले दिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भ्रष्टाचारियों पर प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जैसे ही भ्रष्टाचार पर एक्शन हो रहा है, कुछ राजनीतिक दल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ध्रुवीकरण कर रहे हैं, एकजुट हो जा रहे हैं। पहले सुनाते हैं आपको पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले दलों के ऊपर क्या कहा। जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। कुमार जिन्होंने कभी भ्रष्टाचार के नाम पर तेजस्वी यादव से किनारा कर लिया था, महागठबंधन से अलग हो गए थे, लेकिन आज नीतीश कुमार उसी तेजस्वी यादव और उन्हीं की पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। नीतीश ने फिर कहा कि उन्होंने कभी भ्रष्टाचार का बचाव नहीं किया, तो तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसीज की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। तेजस्वी ने सवाल किया कि बीजेपी के विधायक और सांसदों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या बीजेपी के नेता दूध के धुले हुए हैं क्या? सुनाते हैं आपको। कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो उन अपना सोचे वो लोग। यहां पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो वो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब। हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। हमारी कोई जदयू कार्यालय में सर, अरे आप प्रधान ही मंत्री है तो सब जगह जा नहीं सकते हैं। केरला में कौन है आप जानते नहीं हैं। 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं। किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह देखा ही होगा कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। बीजेपी के लोग क्या क्यों नहीं छापा पड़ता है? आप बताइए बीजेपी वालों क्या क्यों नहीं छापा पड़ता है? आपको क्या लगता है? कोई बचाता होगा? जरा पूछिए। ये सवाल मेरे लायक नहीं है। सवाल तो जो लोग केंद्र में बैठे लोग हैं उसका जवाब वही ना दे पाए। तो नीतीश कुमार ने पलटवार किया तो जवाब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने दिया। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को आरजेडी के भ्रष्टाचार की याद दिलाई और कहा कि जिसके नाम से नीतीश आरजेडी से अलग हुए थे, आज उसी भ्रष्टाचार के आरोपी के साथ सरकार में काम कर रहे हैं। या तो फिर तय कर लीजिए कि सीबीआई को बंद कर दिया जाए, ईडी को बंद कर दिया जाए। इस देश में कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और आपके जो डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव, उनकी तो 20 से ज्यादा संपत्ति ईडी ने बेनामी एक्ट के तहत जब्त कर लिया है। और ऐसे लोगों के साथ सरकार में और कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करूंगा। इसलिए अब आप भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर इससे पहले भी कई बार प्रहार किया। लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को इसी साल पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर हमला बोला था। यह बात सच है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। कहीं सीबीआई की छापेमारी चल रही है तो कहीं ईडी का केस चल रहा है, तो कई नेता जेल में भी बंद हैं। आरजेडी के नेताओं पर ही नौकरी के बदले जमीन घोटाले का आरोप चल रहा है। हाल ही में सीबीआई ने छापेमारी भी की थी। तो उधर कांग्रेस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है।
दोनों से पूछताछ हो चुकी है। तो पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम और उनके पिता पी चिदम्बरम दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल की सजा काट में। डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री, आबकारी मंत्री 18 मंत्रालयों के साथ मनीष सिसोदिया पर शराब नीति और स्कूलों में घोटाले के आरोप लग रहे हैं। सीबीआई छापेमारी कर चुकी है। पश्चिम बंगाल चलते हैं। टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी पर एसएससी स्कैम घोटाले का आरोप है। पार्थ के ठिकानों से करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ। उनकी एक नजदीकी महिला के घर से करोड़ों रुपए अथाह संपत्ति बरामद हुई। पैसे की चट्टान लगी हुई थी। इसके बाद पार्थ तो फिलहाल जेल में है। ऐसी एनसीपी के तमाम नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप। कुछ नेता जेल में बंद भी। सवाल ये उठता है इसी बीच में क्या 2024 की लड़ाई मोदी के विकास मॉडल और भ्रष्टाचार के बीच होने वाली है क्या? ये बड़ा सवाल है। और ऐसे ही सवालों के फेरिस्त के साथ आज राष्ट्रवाद में कुछ मेहमानों से जवाब तलाशेंगे। जो आज राष्ट्रवाद में सवाल है वो सवाल है कि पीएम मोदी की हुंकार क्या भ्रष्टाचारियों पर प्रहार है? सवाल है कि पीएम मोदी के बयान पर क्यों सियासी संग्राम मचा हुआ है? सवाल ये 2024 में मोदी का विकास मॉडल वर्सेस भ्रष्टाचार होने वाला है क्या? सवाल यह कि किसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी निशाना साध रहे थे? भ्रष्टाचारियों को कौन कौन ऐसा है जो बचा रहा था? इन्हीं के साथ जवाब तलाशने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ उनका परिचय कराते हैं। शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। श्याम रजक हमारे साथ हैं, महासचिव है आरजेडी से। हमारे साथ राजीव रंजन है, नेता हैं जेडीयू से। अजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं एलजेपी से, चिराग पासवान वाले एलजेपी के नेता हैं। और रवि श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत सभी लोगों का। शुरुआत राजीव रंजन मैं आपसे करना चाहूंगा कि पीएम मोदी ने कहा कि भाई कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचारियों को बचाना चाह रहे हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया नीतीश कुमार की थी। ये संयोग क्या रहा? इस संयोग के साथ साथ मैं रख देना चाहूंगा, ये असम ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट है जी। In a counter attack against the Congress party, the BJP today went all guns blazing against Himanta Biswa Sarma, charging that he has emerged as a key suspect in the water supply scam of 2010. जी। On the defensive, after the Congress unleashed massive attacks against the BJP in the parliament, the BJP parliamentary board released a booklet, Water Supply Scam 2010 in Goa and Guwahati, at a meeting of party MPs, which was also attended by the then Prime Minister Narendra Modi. The functioning of Parliament has been paralyzed for the last 2 days. जी। ये आपके एक शीर्ष के राजनेताओं में से एक और भारतीय जनता पार्टी के मैं कहूंगा संकट मोचकों में एक है। अब दूसरा उदाहरण बीएस येदियुरप्पा का है, जिनको लैंड स्कैम में जी अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है। हाई कोर्ट ने उनके रीट को क्वेश्चन करने को, जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, उस पर उन्होंने उनको स्टे दिया। जी। इसका मतलब ये समझा गया, भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा कि ये भ्रष्टाचार से के आरोप से इन्हें मुक्ति मिल गई है और उन्हें बाजाप्ता पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबरशिप से नवाजा गया। ये 2 उदाहरण है। ठीक है। ये लोटस लॉन्ड्री, हालांकि राजीव रंजन इसमें साहब, जो भी मैं चाहता आएगा था कि ये सवाल मैं शाजिया इल्मी से पहले पूछ लूं। मेरी लिस्ट में ये सवाल मौजूद थे, लेकिन पहले आप ही ने पूछ लिया तो मैं जवाब लूंगा। आपसे तो जानना चाह रहा हूं सर कार्तिक कुमार सिंह के बारे में, या जिस पार्टी से आपने किनारा किया था भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, उसी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बारे में। अब मेरे जवाब को थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए जी। जो जॉब फॉर ये लैंड फॉर जॉब और आईआरसीटीसी 2 घोटाले, 2 तथाकथित घोटाले जिनको लेकर आपको एक लंबा वक्त मिला है। ये रेलवे मिनिस्टर के तौर पर लालू जी का 2004 से 9 का कार्यकाल है और आपकी सरकार 2014 से 2022 तक है। केवल ऐसे मौके पर ईडी और सीबीआई सक्रिय होती है जब कोई राजनीतिक फेरबदल होना है, कोई निर्णय होना है, लेकिन आप सबूत नहीं ढूंढ पाए,
जी। आपके पास दस्तावेजी न सबूत है न तथ्यपरक कोई आपके पास जानकारी है। और शायद इसीलिए प्रतिपक्ष के नेताओं पर आप इस तरह के आरोप लगाते हैं जिन आरोपों में एक कोई दम छोटा नहीं सा होता राजीव है रंजन और जी ईडी का संशोधन में कर conviction देता हूं, rate उसके बाद बताता है। चलूंगा बाकी मेहमानों के पास कि भोला यादव को सीबीआई ने इस मामले में अरेस्ट किया था और ये उसी दौरान का मामला है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। तो ऐसा नहीं है कि चीजें पाक साफ है, सुनिए ना, है ना सर। मैं वापस आपके पास लौटूंगा अब सर, डिबेट मैंने में आपके आपको पास जिन पूरा दो- वक्त रहेगा अपनी नहीं, बात नहीं, रखने का। पूरा मैं वक्त ओपनिंग है। कमेंट जरा तमाम जो पैनलिस्ट है उनसे ले लूं, मैं एक एक करके वापस आपके पास लौटता मैं रहूंगा। केवल 30 सेकंड आपको बोल ठीक है देता सर, हूं, 30 इससे सेकंड कि आपके, उसके बाद continuity चलूंगा का बाकी सवाल। मेहमानों के पास। हाँ, देखिए बड़ा सवाल क्या है, इन मामलों में अगर आपके पास कोई तथ्य हो जी तो फिर आप बात कीजिए, नहीं तो आप ईडी और सीबीआई अनसुलझे मामलों के लिए बेहद कुख्यात हो गई है। उसी तरह से ईडी का कन्विक्शन रेट बहुत ही बुरा है। कल तक जो सरकारी तोते थे आपके नजर में, आज वो आपके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रहे हैं और उनकी भूमिका आपको काफी न्यारी लग रही है। ठीक है सर, मैं जानना चाहूंगा अजय कुमार अब आपसे कि जब भ्रष्टाचारियों की बात की जाती है तो हर पार्टी अपने गिरेबान में झांकने के बजाय किसी और के ऊपर हमलावर क्यों हो जाती है? बिकॉज वो कहते हैं ना कि दोषी को अपना दोष नहीं दिखता है। जी देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ 2017 से चिराग पासवान सड़क पे उतर चुके। हम उसी गठबंधन के हिस्से थे। इसके बाद देखिए, आप तो तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, हम तो नीतीश कुमार सरकार की भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। और आपको बधाई है कि आज भाजपा और दूसरे दल और मीडिया इस बात को स्वीकार कर रहा है और जो बहस का केंद्र है वो भ्रष्टाचार है। हमने नल जल घोटाला, शराब घोटाला, भूमि घोटाला, ये सब नीतीश कुमार के राज्य में हो रहा था। और जब लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने इसका विरोध शुरू किया, सड़क पे उतरा, तो उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को डंडे से मारा, हमारे नेताओं पे हमले करवाए और हमारे साथियों पे झूठे केस लदवाए। आप तेजस्वी यादव की बात तो छोड़ दीजिए, और भाई राजीव रंजन की तो बात आज मुझे समझ ही नहीं आ रही। राजीव रंजन जी कोई एक नया अदालत चलाना चाहते हैं कि जहां अगर मान भी ली जाए कि उनकी बातें तथ्यपरक है कि कोई सबूत नहीं मिले हैं, तो इसका मतलब बेगुनाही का छिट दे देंगे आप उसको। नहीं, वो एक बेहतर प्रवक्ता होने का धर्म निभा रहे हैं सर। इस मामले में हम उनकी आलोचना नहीं कर सकते, उसके साथ जाके खड़े हो जाएंगे। जी। ये कौन सा न्यायालय है राजीव रंजन जी? मेरा जवाब मैं लेंगे राजीव जी क्या? जवाब लूं आपसे, थोड़ा सा मैं रुकना चाह रहा हूं बस आपको एक छोटा सा रिएक्शन में राजीव रंजन से लूं। से पहले श्याम रंजन छोटा सा बताइए जरा मुझे सर कि आपका और जेडीयू का जब साथ छूटा था तो यही कहा गया कि भाई आरजेडी जो है भ्रष्टाचारी पार्टी है। लालू यादव के ऊपर 2017 के बाद से जो 5 मामले प्रूव हुए जिसमें उन्हें दोषी करार दिया, तेजस्वी यादव के ऊपर जो मामले हुए, राबड़ी देवी के ऊपर जो मामले हुए, इन्हीं को लेकर नाराज थे नीतीश कुमार। अब मेरी जानकारी में तो नहीं है सर, लेकिन ऐसा है क्या कि जब नीतीश कुमार वापस आपके साथ आए तो उससे पहले भ्रष्टाचार के मामले खत्म हो गए थे? पहला तो मैं ये कह दूं कि आपका जो विषय है 2024 विकास मॉडल वर्सेस भ्रष्टाचार, ये उल्टा हो जाए। पीएम का भ्रष्टाचार वर्सेस नीतीश कुमार और महागठबंधन का विकास मॉडल, अगर ये होता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात नहीं, मैं टॉप भाई राजीव जी ने गिनाया, और इससे ज्यादा आप जान रहे हैं सर, और उसी के कि हिसाब से महाराष्ट्र का सवाल हो। मैं उस पर भी आता हूं, मैं उस पर भी बात कर रहा हूं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जी जहां पर भ्रष्टाचार हुआ, वो तो दूध के धुले, क्योंकि कमल छाप डिटर्जेंट से वो स्नान कर लिए, वो हो गए सदाचारी। और जहां तक आपने सवाल किया तेजस्वी जी के बारे में, ये बेहतर बात है सर, गठबंधन में आने के बाद राजीव रंजन जी ने कि 2017 में जी लोटस लॉन्ड्री की बात करें तो आप कमल नहीं, छाप नहीं, डिटर्जेंट नहीं, की मैं बात कर रहे हैं। पहले भी जो बात- हिंदी अंग्रेजी का फर्क है, बात वही कह रहे हैं दोनों जी। कमल छाप डिटर्जेंट से जो नहाएगा वो हो जाएगा सदाचारी। तो 2017 में बीजेपी ने साजिश कर करके और तेजस्वी जी को बदनाम करने का काम किया। ठीक है, नीतीश कुमार जी ने उस सवाल पर अलग हुए, लेकिन 5 साल से ज्यादा हो गए, एक भी दस्तावेज, एक भी उदाहरण, एक भी ऐसे चीज नहीं आया जिसमें तेजस्वी यादव जी पर आरोप लगा। आप देख रहे हैं, जिस दिन फ्लोर टेस्ट होना था उस दिन क्या कहा गया कि तेजस्वी यादव जी का मॉल है
और मॉल की, लेकिन हम लोगों ने मॉल का पूरा चर्चा करके पूरा दस्तावेज दिया। हाँ। और सीबीआई ईडीआई मैं तो छोटा सा सवाल मेरा श्याम रजक जी यही था कि सर जब नीतीश कुमार आपका साथ छोड़ करके और आपके पास वापस आए, इस दरमियान जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे नीतीश कुमार ने, वो खत्म हो गए हैं क्या, जो वापस से भरत मिलाप हो गया था? नीतीश कुमार जी ने तो साफ कहा कि 5 सालों में भ्रष्टाचार के एक भी दस्तावेज भारतीय जनता पार्टी या ईडी या सीबीआई ने जारी नहीं किया और कोई तरह का कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। तो फिर किस बात का? आप देश में जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं देश की जनता के विकास का, इस राज्य में जो विकास के हमने पैमाना किया है, विकास का मतलब क्या? मानव विकास। आज देश में क्या स्थिति है? आज जिस तरह से रुपए का अवमूल्यन हुआ है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से डॉलर के कंपेयर में रुपए का अवमूल्यन हो गया, जिस तरह से बेचे जा रहे हैं बैंकों को, जिस तरह से हजार करोड़ रुपया लेकर के भाग गए इनके राज्य में भाग गए बाहर, और वो हो गए सदाचारी। और तेजस्वी यादव जी और तमाम विपक्षी पार्टियां हो गए भ्रष्टाचारी, क्योंकि वो कमल डिटर्जेंट से तो स्नान नहीं किए हैं। कमल डिटर्जेंट से जो स्नान किए वो विदेश में जाकर के भ्रष्टाचार या फिर विकास की जो परिधि का खाका वो खींच भ्रष्टाचार की बात रहे कर रहे हैं, इस पर भी आऊंगा सर मैं। और 1992 से लेकर के 2002-2005 का जो बिहार था, मैं उस बारे में भी बात करूंगा। लेकिन शाहजहां अलवी बताइए जरा कि तेजस्वी यादव भी पूछ रहे हैं और यहाँ बैठे दोनों पहले से पूछ रहे हैं कि भाई 1000 से ज्यादा विधायक हैं, 300 से ज्यादा सांसद हैं बीजेपी के, उनके यहाँ छापेमारी क्यों नहीं होती? सब दूध के धुले हैं क्या? नहीं, आपका सवाल मैं आ रहा हूं सर आपके पास, सवाल मेरा शाहजहां जी से है। नहीं, साजिया जी से ये पूछ लीजिए ना कि हेमंत विश्वा शर्मा के साथ आपके रिश्ते प्रगाढ़ वो आप ही पूछ लेगा सर, इसकी वजह तो बता दीजिएगा। पहले मैं अपने सवाल का जवाब नहीं, उसके बाद आपके सवाल केवल हमारे प्रति ऐसे क्यों आ रहे हैं? आपने उनको इतने आसान सवाल क्यों दे दिए? मैं राजीव जी कह रहा हूं कि मैंने जब आपने सवाल पूछा राजीव रंजन जी, तो मैंने कहा था कि सवाल मैं खुद चाहता था पूछूं, लेकिन आपने पूछ लिया है तो आप ही के माध्यम से पूछ लूंगा। पहला सवाल मैंने पूछ लिया, आपका फॉलोअप सवाल मैं रख रहा हूं सामने। शाहजहां हाँ, तो सबसे पहले जी देखिए, आवाज मुझे वापस आ रही है। आपने पीसीआर से कह दिया कि आवाज ठीक कर दे। मैं उसको करेक्ट कराता हूं मैम, अगले कुछ सेकंड में आपकी आवाज ठीक हो जाएगी, फिर आपने जवाब दीजिएगा। जी सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो भी पार्टी हमारे देश में अभी है, जो सत्ता पर काबिज है राज्य में या केंद्र में, मुझे लगता है मापदंड खुद को अपने अपने बदलने होंगे। और अगर हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं और साफ तौर से चुनौती दे रहे हैं कि या तो देश की जनता और राजनेता भ्रष्टाचारियों के साथ हैं तो वो तय कर ले, या फिर भ्रष्टाचार विरोधियों के साथ हैं तो इसका भी नतीजा सामने आ जाए, तो इसमें जो है हर चीज बाइनरी जैसे तय होती है। मैं उसके सख्त विरोध में हूँ, लेकिन कम से कम इसमें कि भ्रष्टाचार के साथ हम लोग दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार के विरोध में हम लोग खड़े हैं, इसको लेकर हमें क्लैरिटी करनी पड़ेगी। तो कम से कम मापदंड तो हमारे तय होने होंगे। अगर इस डर के मारे कि छींटे हमारे ऊपर ना पड़ जाएं और हम भ्रष्टाचार की बात ही ना करें और हम आगे के भी दौर में लगातार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार ना दे पाए, तो मुझे लगता है ये तो अपने आप में शर्म की बात है। तो सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात का जो ये बिगुल फिर से बजा है, पहले अन्ना हजारे ने किया, पूरी तरह से इसका इस्तेकबाल करूंगी कि ना बेखौफ होकर निर्भीक तरीके से उन्होंने इस बात का जो आह्वान किया है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने हमारा फर्ज है और ये हमें देना होगा और ये जनता की भी मांग होगी, ये सोचकर कि भाई तुम्हारे ग्लास के शीशे के महलों में रह रहे हो, भ्रष्टाचारी है मंत्री, वो क्या कर रहे हैं? मैं जवाब दे रही हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। अब रही बात कि भाजपा के कुछ नेताओं के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए और जांच चल रही थी। देखिए, आपको याद है यूपीए सरकार के तहत जब मैं अन्ना हजारे आंदोलन में, आपने देखा मैं उस टीम का हिस्सा थी जी, तो वो कौन लेके आया था? यूपीए सरकार ने तो शुरुआत की नहीं थी। बहुत बड़े बड़े वकील थे, प्रशांत भूषण जी थे, बहुत सारे PILs हुए थे, आप लोग लेके आइए, कौन रोक रहा है? कोर्ट जाइए, पूरी सरकारें हिलती हैं। शाहजहां जी, सवाल तो ये पूछा जा रहा है जिस वक्त बंगाल विधानसभा चुनाव था उस वक्त पर कि टीएमसी के जो नेता भ्रष्टाचारी जिनको कहती थी बीजेपी, वो एक एक करके बीजेपी में शामिल हुए और आज की तारीख में कई विपक्षी पार्टियों के ऐसे कई नेता हैं जो जब दूसरी पार्टी में थे तो दागदार थे,
अब अगर बीजेपी में शामिल हो गए दागदार नहीं रह जाते, इसलिए लोटस लॉन्ड्री शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो जांच हो रही है उस जांच पर किस तरह से हस्तक्षेप हुआ है इसका मुझे आप प्रमाण दे दीजिए। जांच अपनी जगह है और मुझे लगता नहीं उसके साथ कोई भी हस्तक्षेप कर सकता है जी। और दूसरी बात, अगर हस्तक्षेप है तो उसका भी प्रमाण दे दीजिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, जहां जहां गिरफ्तारियां हुई हैं, जब पैसा पकड़ा गया है, प्रमाण सबके सामने है। क्या आप कह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि जो टीएमसी का जो पैसा पकड़ा गया है, जो करोड़ों रुपए का कैश के जो पहाड़ दिख रहे हैं, वो पकड़ने नहीं चाहिए थे? आपको क्या लग रहा है कि शराब के नशे में पूरे दिल्ली शहर महानगरी जो है डूब जाए और शराब के मुनाफाखोरों के पास सारा का सारा पैसा चला जाए दिल्ली के राजस्व का? वो सही है? तो हम लोग को चुप रहना चाहिए जी। मतलब ये भाई ऐसी सरकारें चलती थी, ये था राजधर्म गठबंधन सरकारों का। इनसे ये पूछ लीजिए गुजरात में जो शराब माफिया थे, मैं वापस आ रहा हूं, लेकिन छोटी सी टिप्पणी में चाहूंगा उससे पहले रवि श्रीवास्तव आपसे कि भ्रष्टाचार को लेकर के हर पार्टी ये कहती है, मूल मंत्र देती है कि भाई भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, इस सिस्टम में भ्रष्टाचार की जगह नहीं। लेकिन हर पार्टी खुद के नेताओं को डिफेंड भी करती है। 4 पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, उनका उदाहरण आपने देखा। देखिए आनंद जी, मैं भी भारत बनाम भ्रष्टाचार इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फाउंडर था मुंबई में, और ये भी आगे चल के ही आम आदमी पार्टी बन गई। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि 2014 में यही माननीय प्रधानमंत्री जब पहली बार चुन के आ रहे थे तो इनका एक नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। 8 साल तक उन्होंने खाया भी, बचाया भी और पैसे और चंदा लेके लोगों को देश के बाहर भगाया भी। आज फिर 8 साल के बाद उनको याद आया कि भ्रष्टाचार तो अभी गया ही नहीं यहां से। अब नए सिरे से भ्रष्टाचार को कैसे हटाऊं मैं? एक सेकंड रवि श्रीवास्तव जी, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप अब इसमें रोशनी डालें। आपने कहा प्रधानमंत्री ने खाया भी और खिलाया भी, वो प्रकरण आप जनता के सामने प्लीज रखिए, कहां कहां खाया गया। दूसरा, आपने कहा कि चंदा लेकर के देश से भगाया भी भ्रष्टाचारियों को, वो किस किस से पैसे लिए गए, किस किस को भगाया गया, जरा ये बताइए। देखिए, खाने का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने अपनी प्लेट में रख के खाया होगा। पार्टी खाती है, चंदा लेती है। DHFL थी, 34,000 करोड़ का घोटाला हुआ, 27 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा ने लिया। नीरव मोदी भाग गए, मेहुल चौकसी भाग गए, संदेशरा भाग गए, 28 और भाग गए बैंकों को चूना लगा करके। अभी अभी एक ऋषि अग्रवाल जी 22,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। कौन पकड़ा गया? इसकी ईडी चल रही है, चल रही है। अडानी साहब के शाजिया जी, मैं आपके बीच नहीं बोला था, आप मेरी बात खत्म होने दीजिए, उसके बाद आप कितना चाहे आप बताइए, मुझे कोई फर्क नहीं। जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, चोरी का पैसा, शांति रखिए। पब्लिक 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ का घोटाला जो दारू का है वो आपके गुजरात में हुआ है। 150 लोग मर चुके हैं, यूपी में लोग मर चुके हैं। रवि श्रीवास्तव, एक छोटी सी बात मैं और जानना चाहूंगा सर आपसे, मुझे बताइए कि जो गुजरात में शराब घोटाले का जिक्र लगातार किया जाता है, जो वहां विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी वहां दस्तक दे रही है, उसके खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं जाते सीधा? ये खाली परसेप्शन में घोटाला कैसे होता है सर? मैं एक आम आदमी होते हुए मैं तो चाहूंगा अगर सरकार घोटाला कर रही है, अब तक सामने नहीं आया, तो सीधा कोर्ट जाइए, FIR रजिस्टर कराइए, जांच की मांग करनी चाहिए सर। अरे सर, आपको तो क्या चुनौती दे रही है आप मुझे? लेकिन चुनौती क्या है? चुनौती दे रही हूँ आपको, मैं चुनौती दे रही हूँ, मेरा चैलेंज है। अरे चैलेंज है मेरा आपको। आप आम आदमी पार्टी की तरफ से बोलते हैं ना भाई साहब, अन्ना हजारे के वक्त हम लोग ने बाकायदा यूपीए के एक डिपार्टमेंट के खिलाफ चुनौती दी है। आप बताइए, किसी की धारा में अपराध है क्या ये? आप कोर्ट गए, आपने धरना दिया, अपराध है क्या ये? एक भी मामला आया है, उजागर हुआ है एक भी मंत्री के खिलाफ? बताइए आप। शाजिया इल्मी, आप मेरी बैकग्राउंड नहीं जानती हैं, आप मेरी बैकग्राउंड नहीं जानती हैं। मैंने मुरली देवरा जैसे मिनिस्टर के खिलाफ मुकदमा किया है। आपको बताइए, आपको मेरी बैकग्राउंड नहीं मालूम है। एक भी कैबिनेट मंत्री आप हवाबाजी मत करिए। कोई भी इल्जाम लगाए, अगर लगा होता तो आप जैसे लोग जो है ना, आप जैसे दल बदलू है,
तो आप भाजपा के एक सेकंड, रवि श्रीवास्तव जी, पर्सनल अटैक हम लोग नहीं करते हैं सर। किसका बैकग्राउंड क्या है इस बात का आज डिबेट से कोई मतलब नहीं है। रवि श्रीवास्तव, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था सर कि अगर आज की तारीख में रवि श्रीवास्तव इस पैनल पर ये कहते हैं कि हजारों करोड़ का शराब घोटाला गुजरात में हुआ, ऐसी जगह जो कि ड्राई स्टेट कही जाती है ऑफिशियल तौर पर, तो क्यों नहीं सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता अगर सिस्टम साथ नहीं दे रहा है तो? कोर्ट का दरवाजा तो आखिर में खटखटाया जाएगा, सबसे पहले तो जनता का दरवाजा आखिर में सर मुझे बताइए, महीनों से एलिगेशन हम लोग सुन रहे हैं कि गुजरात में फलाना चीज हो रही है, सिर्फ परसेप्शन पर क्या बात होती है क्या? देखिए, परसेप्शन तो ये क्रिएट कर रहे हैं, भाजपा क्रिएट कर रही है। पहले दारू की बात की, फिर शिक्षा की बात की, फिर एलजी ने पता चला केवीआईसी में घोटाले किए हुए हैं, उनकी लड़की ने बड़े बड़े शोरूम पर आए हुए हैं, तो अब जब अपने ऊपर आई तो उन्होंने बड़ा आसान है भाई साहब, अगर स्कैम होगा तभी तो करेंगे, अगर जरा सा भी भनक भी पड़ती है आप लोगों को, आप लोग जाते हैं। मैं देखिए, मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि पैनल के ऊपर जो लोगों को तथ्यों पर बात करें, परसेप्शन पर बात ना करें। जिस वक्त शिक्षा घोटाले की बात की गई थी या उससे पहले बात करिए आबकारी की बात की गई थी, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ऑफिशियल स्टैंड लेते हुए कभी भी आबकारी नीति के ऊपर बात नहीं की गई थी। उस वक्त आप जो लगातार भाषण दे रहे थे या बातें जो कर रहे थे आम आदमी पार्टी के लोग, वो शिक्षा नीति को लेकर कर रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे हुए आर्टिकल्स को दिखाया जा रहा था, आबकारी नीति की बात नहीं की जा रही थी। जब सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा नीति की बात की गई तो सीवीसी की रिपोर्ट को लेकर के जवाब नहीं दिया गया। देखिए, जो रिपोर्टें होती हैं उन पे जवाब नहीं दिए जाते, जवाब दिए जाते हैं आप एफआईआर फाइल करिए, जांच की मांग करिए और जांच होने दीजिए। अभी आपकी तो जांच चल रही है कि जब तक एफआईआर दर्ज होने के बाद, केस दर्ज होने के बाद, जब तक कोर्ट से अर्जेंटी नहीं मिल जाती, व्यक्ति आरोपी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहेगा, वो तो कोर्ट पे जानेगा। चार्जशीट तो बने पहले चार्जशीट ही नहीं है, आप एफआईआर पे किसी को आरोपी नहीं बना सकते। आरोपी तो रहेगा ना तब तक, जब तक कोर्ट से अर्जेंटी नहीं मिलती। होगा तो दोषी होगा, जब कोर्ट में जाएगा तब दोषी होगा सर, कन्विक्ट होगा। मगर एफआईआर फाइल करने से कोई आरोपी नहीं होता। आप आरोप लगाते रहिए, आपका काम है आरोप लगाने का, लगाइए, उससे कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। आरोप ट्रायल के बाद आरोप सिद्ध होता है तो सर उसे दोषी कहते हैं। कानून की भाषा जितनी मैं जानता हूं उसके मुताबिक यही है, आरोप सिद्ध होने के बाद दोषी कहा जाएगा, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता वो आरोपी रहता है। मैं वापस लौट के बुनियादी सवाल पर आ जाता हूं। राजीव रंजन, मैं फिर कहना चाहूंगा एक बार को यही सवाल लेकर के, जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो हर पार्टी खुद के नेताओं को डिफेंड करते हुए क्यों नजर आती है सर? ये बात पब्लिक डोमेन में है राजीव जी कि नीतीश कुमार अगर जेडीयू गठबंधन से, आरजेडी गठबंधन से अलग हुए थे तो उसकी नींव थी भ्रष्टाचार। उसी आरोप के तहत उन्होंने त्यागा था आरजेडी को। आज की तारीख में फिर आप सरकार बना लेते हैं, तो या तो माने कि या तो मानदंड तब गलत थे या मानदंड आज गलत हैं। देखिए, उस समय आरोप लगे, नीतीश कुमार जी ने आरोपों के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल से रिश्ता तोड़ा, लेकिन आपको 5 साल का वक्त दिया गया कि अगर आरोप राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के खिलाफ है तो उन आरोपों को साबित कर। अच्छा, आरजेडी का एक तरह से बड़ा नाम क्या है राजीव जी? पहले तो दिक्कत यह है कि आप पूरी बात सुनते नहीं। नहीं, पूरी बात सुनूंगा सर, मैं हर मेहमान को पूरा वक्त देता हूं। नहीं, तो आपके सवाल लंबे होते हैं और जवाब आपको चाहिए। मैं कह रहा हूं सर, आरजेडी का, मैं उसी जवाब से जुड़ा हुआ है सर, आरजेडी का सबसे बड़ा नाम क्या है? लालू यादव ना सर? लालू जी अगर कन्विक्टेड है तो किसी पार्टी, किसी सरकार की अगुवाई नहीं करेगी। इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि एक कन्विक्टेड को उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाए रखा गया, उस पर तो आपकी मीडिया चुपचाप बैठी है। राकेश सचान पर आप क्या कहेंगे, जिस पर एक अवैध असलहा रखने का आरोप साबित हुआ, 1 वर्ष की सजा हुई और सजा की फाइल लेकर के माननीय मंत्री जी अदालत से गुम हो गए। आप इस तरह की बातों पर, मुझे ऐसा लगता है ऐसे दोहरे मानदंड कब तक चलेंगे? कोई दोहरा मानदंड नहीं है सर, इसको मैं ये जरूर कह सकता हूं कि राजीव रंजन की नजरअंदाजी रही कि जिस वक्त हम लोग प्रमुखता से सवाल कर रहे थे सचान साहब के ऊपर, उस वक्त राजीव रंजन ने टीवी शायद देखा नहीं था सर। सचान से लेकर के और कार्तिक कुमार सिंह, जिनको कानून मंत्री बनाया गया, फिर गन्ना मंत्री बनाया गया, हर किसी पर सवाल किया। कार्तिक कुमार पर तो इतना शोरगुल हुआ, कार्तिक कुमार ने तो इस्तीफा दे दिया, राकेश सचान से इस्तीफा लीजिए ना। बोलिए साजिया इल्मी जी से कि बताइए, साजिया इल्मी जी बताइए, बड़ी घोषणा करें। कार्तिक कुमार सिंह को भले ही कानून मंत्री पहले बनाया गया, फिर पता लगा कि उनको कोर्ट में पेश होना था, फिर कानून मंत्री से हटा करके गन्ना मंत्री बना दिया गया, और जब गन्ना मंत्री से भी दाल निकली तो उनसे फिर उनको इस्तीफा ले लिया गया। राष्ट्रीय चैनल का इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं जी?
उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। हाँ। पूर्ण विराम लग गया इस विवाद पर। अजय कुमार जी की पार्टी में कितने बाहुबली रहे हैं। अजय कुमार जी ने भी आज कुछ नैतिकता, शुचिता और पारदर्शिता की पाठ पढ़ा दी जी। और मैं उस पर बहुत ज्यादा समय, इसलिए कि मैं एलजेपी को ही का कॉग्निजेंस नहीं लेता हूं, तो अजय कुमार जी पर मैं उन आरोपों पर ज्यादा वक्त नहीं जाएगा। कॉग्निजेंस ले ना ले सर, लेकिन मैं इतना जरूर कहूं, पूरे उतने ही हकदार है बोलने के जितने आप हैं सर। अजय कुमार जी पहले तो जवाब दीजिए इस बात का जो उठा रहे हैं राजीव रंजन, और साथ ही साथ मुझे बताइए कि जो आज की तारीख में राजीव रंजन कह रहे हैं कि लालू यादव दोषी हैं लेकिन सरकार में दखल नहीं है, क्या पार्टी के अंदर का सच यही है? अगर लोक जनशक्ति पार्टी में बाहुबली हैं तो सरकार इनकी है, वो छुट्टे क्यों घूम रहे हैं, वे टीवी पे क्यों बयान दे रहे हैं? कार्रवाई करें, मैं चैलेंज करता हूं। हम लोगों और जो दूसरी बात है, श्याम रजक जी वो बयान भूल गए जब तेजस्वी यादव पानी पी कर नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे। अभी 1 महीने पहले तक फहरिस्त गिनाऊं क्या, दोनों ने एक दूसरे को लोटस लॉन्ड्री शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं उससे नहला दिया। इन्होंने क्लीन चिट दे दिया आरजेडी को और आरजेडी ने क्लीन चिट दे दिया जेडीयू को। वाह रे वाह अदालत, वाह रे वाह बिहार। और चले हैं हमसे बात करने, और चले हैं लोक जनशक्ति पार्टी पे धब्बा लगाने। पार्टी शर्म कीजिए, पार्टी के बारे में जनता सब जानती है, जब पब्लिक है यह सब जानती है। जवाब मिला है 2020 में और 24 में भी आपको जवाब मिलेगा राजीव रंजन जी। जवाब तो ऐसा मिलेगा कि हिम्मत है तो सुनिए वाली। अच्छा मैं क्या एक सेकंड अजय जी और राजीव रंजन जी दोनों के पास उठा छोटा सा सवाल श्याम रजक आपसे, और उसी बारे में उसी से लगता हुआ मैं जानना चाहूंगा राजीव रंजन आपसे जी। एनसीआरबी के आंकड़े मेरे पास है सर, एनसीआरबी के आंकड़े बता रहा हूं, किसी का पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि आरजेडी के जो मौजूदा जो मंत्री हैं उनमें से 15 ऐसे हैं जिनके ऊपर डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस हैं, और उन 15 में से 11 ऐसे हैं जो गंभीरतम धाराओं में दर्ज हुए हैं। ये अपराध की बात है, ये भ्रष्टाचार की बात है। जेडीयू का आंकड़ा दे देता हूं सर, 11 में से 4 ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और जिनके ऊपर गंभीरतम धाराओं में मुकदमा दर्ज है। तो अपराध की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो सर, ये एनसीआरबी के आंकड़े आपके सामने शीशे की तरह हैं, इनको तो नहीं नकार पाएंगे आप? मैं एनसीआरबी और एडीआर दोनों के आंकड़े आपको दे देता हूं जी। उत्तर प्रदेश में 2017 में 20 दागी मंत्री थे, मैंने बिहार की बात की सर, और वो 22 हो गए। अरे बिहार का और महाराष्ट्र में मैंने बिहार की बात कर रहा लंदन का डाटा को चीखने वालों को चुप कराइए। अगर चीखने वालों को चुप नहीं कराएंगे तो मुझे अगले शो में नहीं पाएंगे। कैसे कराइए आप, गलत बोलिएगा। उनको जवाब देने का मौका दीजिए। अजय कुमार मैं आ रहा हूं आपके पास, नहीं संक्षेप में राजीव जी बताइए ना। अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको ऐसे आंकड़े दूंगा। आपसे पूछ रहे हैं तो आप गुजरात में यही 17 से आप चुप करा रहे हैं, यहाँ पहुंच गए हैं। ऐसे तो नहीं। अजय कुमार जी चर्चा में वक्त कम है सर, मैं जरा ईमानदारी से इनसे जवाब ले लूं। गुजरात के 7 मंत्री दागी हैं, महाराष्ट्र में 20 में 15 मंत्री दागी हैं, मतलब 75% मंत्री दागी हैं। सर पूरा जो उत्तराखंड विधानसभा में कर लेंगे सर, बिहार के बारे में बात क्यों नहीं कर सकते? मैं वो भी बता देता हूं। बिहार सर, बिहार उत्तर मैं कह रहा हूं पार्टी विद डिफरेंस सर, बिहार पार्टी विद डिफरेंस के स्टैटिस्टिक्स में राजीव जी बिहार उत्तराखंड विधानसभा के 21 विधायक दागी हैं, जिसमें 17 भारतीय जनता पार्टी। राजीव रंजन जी मैंने बिहार के आंकड़े दिए सर, आप बिहार में है ना, अपनी पार्टी मैं आपको पूरे देश के आंकड़े दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी दीजिए। मैंने तो आपको कहा पूरे देश का, आप तो दोनों का जवाब दीजिए ना। नहीं राजीव जी मुझे ये उम्मीद थी सर कि आप अपना छोड़कर बाकी गुणगान करेंगे सर। श्याम रजक मुझे बताइए कि आरजेडी के भी आंकड़े बता दिए सर, 86% का आंकड़ा है जो दागी है आपके मंत्री। जय मैं बता रहा हूं आरजेडी का, मैं बता रहा हूं, आप बिहार में ही जो भारतीय जनता पार्टी के 70-75 जो विधायक हैं उनका भी एनसीआर का रिपोर्ट पढ़ दीजिए, और बिहार से जो मंत्री गए हैं श्याम रजक जी जो लोग बिहार से केंद्र में समझ नहीं पाता उनका भी आंकड़ा बता दीजिए के ऊपर के पास अपनी पार्टी मैं बिहार का ही बात कर रहा हूं। जनता पार्टी का जवाब नहीं लेंगे क्या? अरे भारतीय जनता पार्टी का जवाब मैं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का भी जवाब दीजिए। एनसीआर का रिपोर्ट बताइए, भारतीय जनता पार्टी का एनसीआर रिपोर्ट क्या है? नहीं तो एनसीआर का रिपोर्ट आपने जनता दल आरजेडी का पढ़ दिया, लेकिन कोई धारा ने आपने पढ़ दिया, उसका पूरा देखिए किस तरह के आरोप लगे थे। अगर आंदोलन में कोई मारपीट किया,
उसमें भी आप लगा दिए कई तरह के केस। तो आप कह दीजिएगा ये, लेकिन जरा भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उसमें कितने लोग हैं अपराधी, जो एनसीआर के रिपोर्ट में पढ़ लीजिए, बता दीजिए कि कितने लोग हैं। और केंद्र में जो मंत्री गए, जो लोग आज मंत्री बने हैं, उनका भी रिपोर्ट देख लीजिए, भ्रष्टाचार और अपराध में उनका कितना स्थान है, कितना रिपोर्ट है, ये पढ़ दीजिए, पता चल जाएगा कि जनता दल और आरजेडी में कितने भ्रष्टाचारी हैं और कितने भ्रष्टाचारी का मापदंड होना चाहिए। आप मापदंड, अब मापदंड सर कम से कम आरजेडी या कोई भी अलग पॉलिटिकल पार्टी तो तय नहीं करेगी, एनसीआर भी तय करेगी कि मापदंड क्या है और आंकड़े क्या कहते हैं। शायद भी वापस इसी सवाल को लेकर मैं आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बोल रही थी, आरजेडी हो, भारतीय जनता पार्टी की आम आदमी पार्टी हो या टीएमसी हो, मेरा सुन लीजिए, हर पार्टी के नेताओं के ऊपर एजेंसीज का शिकंजा कसता जाता है सिवाय बीजेपी को छोड़ करके। तो ये क्या राज है? जी नहीं, कोई एजेंसी सिर्फ तय करती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति और सत्ता कैसे। अपना जवाब देते नहीं है शाहजहां, करीब आ रहे देश का गृह मंत्री हो गया, जो करीब आ रहा है वो गृह मंत्री हो गया, जो कई तरह के अपराध है वो गृह राज्य मंत्री बन गए। शाहजहां जी करेंगे के मन्ना हजारे आंदोलन में हम लोग 74 आंदोलन में 30 सेकंड का वक्त दीजिए शाहजहां, कम भी बोल दो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए जी, आप, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, जहां तक आरजेडी का ट्रैक रिकॉर्ड है भ्रष्टाचार पर, दुनिया के सामने है, और इसको सबसे ज्यादा उजागर अगर किसी ने किया है तो वो नीतीश कुमार जी ने किया है, और उनके जो अभी यहाँ पे सारे प्रवक्ता बैठे हैं उन लोगों ने सबसे ज्यादा किया है। बाकी सब कुछ तो जांच एजेंसियों ने किया है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। पर मेरा एक बहुत उससे बढ़कर सवाल है, और वो सवाल है मूलभूत तौर पर, बुनियादी तौर पर हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक पार्टी के उसूल क्या होने चाहिए, एक पार्टी के प्रमुख के उसूल क्या होने चाहिए, पार्टी किस आधार पर आगे बढ़ रही है और लोगों के प्रति अपना एक मत विश्वास बना रही है। तो हम, बहुत सारे विधायक होंगे, उनमें इल्जाम लगे होंगे, सच्चे होंगे और झूठे होंगे, मैं यकीन कर सकती हूँ, लेकिन मुख्य तौर पर एक पार्टी के पार्टी के हो गए नहीं, हमारे भी सच होंगे, मैं मानने को तैयार हूँ, हमारे भी सच होंगे, आप पर कुछ झूठे होंगे। सुनिए तो बात को, मैं बोल रही हूँ, आप बड़े दम भर रहे हैं कि आप दम भर रहे हैं कि हम तो अन्ना हजारे के आंदोलन में थे, तो हम लोग भी जेपी आंदोलन में 15 महीना में जेल में रहा। आप अन्ना हजारे में आप उनके साथ थे जो रामदेव बाबा सलवार और फराक पहन करके कूद करके भागे थे, ऐसे लोग के साथ थे। हम लोगों ने आंदोलन में जेल तक का सफर किया और हम लोगों ने कहा था कि भ्रष्टाचार मिटाना है, नया देश बनाना है। लेकिन उसी देश की सरकार को आपने आयोग के नाम पर सरकार को गिरा देने का काम किया। एक एक करके शादी जो जवाब दे रही हैं, आपको कोई भी नाइस सारी बेनामी प्रॉपर्टी का मामला आता है, समय तो दीजिएगा तब ना। एक एक करके अगर आप देखेंगे तो आप देखिए, अभी आप मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे, योगी जी के बारे में आप क्या कहेंगे? अब अग्निवीर आपके ही एक, अब उनका मुकाबला आपके ही एक नेता ने कहा कि हम बीजेपी के कार्यालय में अग्निवीरों को रख लेंगे। क्या मजाक उड़ाते हैं आप? देश के नौजवानों का मजाक उड़ाते हैं आप? देश के नौजवानों का मजाक उड़ाएंगे? जनता 224 में आपको सबक सिखा देगी, जहां से पूरी की पूरी उसूलों का तयशुदा होना जरूरी होता है। आप देखिए आप किस चीज में यकीन करते हैं, आपकी क्या सोच है, क्या आपका फलसफा है, तो ये बात उसकी भी तो है ना। तो जनता किस पे विश्वास करे, तो ये जागरूकता जरूरी है। ठीक है शाहजहां, मैं वापस लौटूं और श्याम रजक संक्षेप में मुझे बताइए सर, एक इंसान होने के नाते, एक राजनीतिज्ञ होने के नाते इतना तो मानते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, मानते हैं आप? भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने 74 में मूवमेंट किया था और 15 महीना जेल में रहा था। उस तरह नहीं कि अन्ना हजारे के आंदोलन में सलवार फराक पहन करके भाग गए थे, हम लोगों ने कमर कस करके और जेल गए थे। हमने और बीजेपी ने उसी सरकार को, मोदी सरकार को, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने उससे अलग हो गए। भ्रष्टाचार के उन लोगों को कितना उनके प्रति आदर है, कितना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की पार्टी आरजेडी है, बताता है। तो सीबीआई और ईडी की लगातार कार्रवाई क्यों हो रही? आपके जितने आला कमान के नेता हैं सबके ऊपर केस दर्ज हैं। सीबीआई ईडी तो अरे केस तो होगा ही। जब नेल्सन मंडेला को
कई दशकों तक जेल में रहना पड़ा और निकल करके आप श्याम रजक कर रहे हैं। तुलना कम से कम सर ऐसी कीजिए जो अच्छी लगे। तुलना कम से कम ऐसी कीजिए श्याम रजक जी जो अच्छी तुलना लगे। कर रहा हूँ जहाँ चारा घोटाले के आरोप लग रहे हों वहाँ आप नेल्सन मंडेला को कंपेयर करेंगे सर, तो ये बात पचेगी नहीं। चारा घोटाले के आरोप लग रहे हैं, कोई साबित नहीं हुआ है। 5 हो गए सर, 5 हो गए, 5 साबित हो गए, कहाँ है? उसको भी नहीं पचेगा। श्याम रजक जी 5 साबित हो गए भी नहीं मामले। पचेगा। जो देवघर कोषागार वाले भूल गए क्या? आप भ्रष्टाचार को सही ना कहिए। साबित हो गए भाई, आप भ्रष्टाचार को सही साबित ना हो गए कहिए। थे। भ्रष्टाचार सही नहीं भ्रष्टाचार है। के खिलाफ इस तरह से गरीब भ्रष्टाचार के खिलाफ साजिया जी आंदोलन किए हैं। भ्रष्टाचार में लालू यादव, मुझे नीतीश बताइए कुमार कि चारा जेल घोटाले के गए, आरोप हम लोग साबित भी नहीं जेल हुए गए। आपके तरह नहीं श्याम रजक का आजाद कानून में साबित नहीं हुए, सलवार फराक पहन करके अब भाग गए थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ बताइए कि चारा घोटाले के आरोप साबित नहीं हुए क्या? इन उसूलों को वापस लाना होगा। ये ईमानदारी चारा को वापस घोटाले की देश बात में लाना आप होगा। अगर आपने कहा कि चारा घोटाले के आरोप साबित नहीं हुए सर। मेरी बात ईमानदारी की बात पुराने हमने आप हमको फंसाने का काम करेंगे, आप हमको साजिश करेंगे। इस देश में मतलब मनुवादी लोग चल रहा था, वो लोग एक पार्टी के नेता को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। काम करेगा। मैं शाहजहां दोनों के बात वापस लौटा, रवि श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं। रवि श्रीवास्तव एकदम जो गरीब की बात ठीक है करेगा श्याम रजक, मैं आ रहा हूँ वो मारा जाएगा। रवि श्रीवास्तव जी। एक मिनट आनंद जी, मेरा एक कहना है, एक रिकॉर्ड है देश के सामने, आप रिकॉर्ड देख लीजिए। सिवाय लालू यादव जी को छोड़ करके इस राजनीतिक नेता के खिलाफ आज तक चार्जेस प्रूव हुए, बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, कन्विक्ट हुए और जेल गए, एक का नाम बता दीजिए मुझे आप। नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका काम यही है कि उसको फंसा के रखो ताकि परसेप्शन क्रिएट हो। बड़े कि नेता आप कौन corrupt कौन हैं। गए सर, बता देता हूं आपको। बिहार के एक और मुख्यमंत्री रहे हैं जगन्नाथ मिश्रा, मुख्यमंत्री रहते जेल गए थे। मधु कोड़ा की बात कर लीजिए, जेल गई। ओम प्रकाश चौटाला जेल गए, जयललिता जेल गए तो है सर। ऐसा नहीं कि अकेले लालू यादव ऐसे हुए हैं। नहीं, पर मेरा यह कहना है कि ये जो पिछले 10 साल में जो कार्यकाल चल रहा है, उसमें उठा के देखिए आप कि इंदिरा कांग्रेस का केस 12 साल पुराना, सत्येंद्र जैन का केस 8 साल पुराना। नहीं तो क्यों ना पुराने नशे केस में लालू यादव और माफ कीजिएगा राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ होती है तो खत्म करिए ना सर, सड़कों पर आगजनी करने के लिए। नहीं, अरे युवा कांग्रेस आने से क्या केस खत्म हो जाता है क्या? केस खत्म नहीं होता तो केस सुनवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आम आदमी पार्टी के खिलाफ करेंगे, आम आदमी पार्टी सड़क पे आ जाती है, कोई बात नहीं, आपकी कार्रवाई तो जारी है ना। अरे उसे तो खत्म करिए ना टाइम पे। रवि श्रीवास्तव जी, पीएम ने यही तो कहा है सर, केस तो खत्म करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही तो कहा है कि भ्रष्टाचार के जो आरोपी हैं और उन आरोपियों को जो बचाने वाले हैं, तो अगर पूछताछ के विरोध में कोई सड़कों पर उतर आए वो बचाने वाले तो हुआ ना। संरक्षण देते हैं, उसके मुंह से भ्रष्टाचार की बात, ये अपने आप में एक हास्यास्पद है। ये हास्यास्पद है कि नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचारियों के पोषक हैं और वो करें कि भ्रष्टाचार मिटाना है। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता है देश की जनता के साथ। 130 करोड़ जनता पर करारा तमाचा है। भ्रष्टाचार का नाम वो ले रहे हैं जो भ्रष्टाचार के पोषक। ठीक है श्याम रजक, मैं शाहजहां से इस बात का जवाब लूं। मैं चाहूंगा, मैं गिन रहा हूं सर कि किस किस भ्रष्टाचारी के पोषक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, जरा गिनवाइए, उसके बाद फिर सवाल पूछा जाएगा बीजेपी से। नंबर 1 पे कौन है सर? श्याम रजक जी। अरे सारे ये सवाल मेरा श्याम रजक जी से, तो वही है। एक सेकंड सर, श्याम रजक जी बता देंगे। श्याम रजक जी आपके बात हाँ क्या जी, आपने कहा है सर कि पीएम मोदी भ्रष्टाचारियों के पोषक हैं, तो मैं जानना चाहता हूं किस किस भ्रष्टाचारियों का पालन पोषण किया, ताकि हम सवाल पूछे बीजेपी से और सरकार से। फिर बताइए सर, पहले नंबर पे कौन है? पहले वही मैं कह रही हूँ, एक भी इनको एक भी मंत्री, अभी आपको रवि श्रीवास्तव जी ने बताया, और मैं कह रहा हूँ सरकार में मंत्री है। श्याम रजक जी बताइए ना। इस सरकार में जो मंत्री हैं वो इस सरकार के जो मंत्री हैं कौन सर? आप देख लीजिए, नोट मिला था उनके घर से, पकड़ाया था, और वो मैं नाम क्या लूं, जो हालिया नोट मिले सर वो टीएमसी वाले के हाथ से मिले थे। और नरेंद्र मोदी जी ने जी नहीं, हालिया बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, पहले जब बिहार में वो मंत्री थे, मंत्री थे उसे बिहार में, और पुरानी बात नहीं। देखिए श्याम रजक जी, मेरे पास वक्त कम है सर चर्चा को विराम देने के लिए। एमपी बनकर तो मुझे संक्षेप में जरा बता दीजिए कौन कौन से वो लोग हैं जिनका भरण पोषण किया पीएम मोदी ने, ऐसे कौन कौन से भ्रष्टाचारी हैं?
तो देखिए अरे वो सबसे तो जितने बड़े घराने के लोग देखिए, मैं हैं, कहना चाहूंगी अरे इसके भगाने बारे का काम में किसने किया? मुझे लगता किसने है किया भगाने का हमारे काम? स्वतंत्र भारत अरुण में जेटली जी आज नहीं है, एक अरुण जेटली जी आज प्रधानमंत्री के नहीं तौर है, पे वो वो देखा महरूम अगर हो जाए गए, तो शायद ही लेकिन पहला किस तरह कैबिनेट भगाया है गया जिसके नीरव खिलाफ मोदी को, एक भी विजय माल्या भ्रष्टाचार का को, मामला मेहुल चौकसी सामने को, नहीं आया इन है। लोग को किसने भगाया? आप एक-एक और मंत्री आज को तक देखिए और कहते एक-एक थे विभाग कि को मैं देखिए। बाहर से पैसा लाऊंगा, जरा स्विस बैंक से पैसा लाऊंगा, पैसा आया 15। उसका भी जिक्र अपनी बात में आप करते सर। चर्चा में मेरा वक्त इतना ही था। चर्चा को मुझे विराम देना होगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। राष्ट्रवाद में रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत।